नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत जुड़े हैं, उनका परिचय हम खुद नहीं देंगे, वो अपने बारे में बताएंगे। ये चेहरा जो है, ये काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। पहले अपने के बारे में बताइए। सबसे पहले प्रवीण जी, आपके और आपके जितने दर्शक हैं, भूमि न्यूज़ झारखंड के सभी दर्शक को, आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आने वाले नए साल के लिए भी आप सभी टीम को, आपके सभी व्यूअर्स को नए साल मुबारक हो, आपके चैनल फले फूले बढ़े। मेरी परिचय, मैं विजय कुमार महाथा मेरा नाम हुआ। मैं एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल श्यामपुर भद्रो स्थित में प्रिंसिपल के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MA इन इंग्लिश, BEd और LLB इन प्रोग्रेस में भी मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे प्रिंसिपल हैं जी। तो शिक्षा की प्रेरणा आपको घर में किन से मिली, या घर में कोई थे या बगल से किसी से भी शिक्षा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, शिक्षा की जो महत्व है और शिक्षा का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, इसकी जो प्रेरणा है, फादर और हमारे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है अनाथ कुमार महाथा, संजय कुमार महाथा। इन लोग से मुझे जिंदगी में बहुत सारी चीज़ सीख मिली और शिक्षा भी उसमें से एक है। क्या बचपन से ही आपको शिक्षक बनने की उम्मीद थी, या बाद में ये चेंज हुआ कि अब हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या बचपन से ही लगा था कि हमें शिक्षक ही बनना है? नहीं, मैं बचपन में अपना एकेडमिक क्लासेस के समय मैं बिलो एवरेज, मतलब हम एवरेज भी नहीं कर सकते हैं, उससे भी मैं डाउनफॉल में था। एजुकेशन का मतलब मुझे उस वक्त पता नहीं था। जब एज खत्म हुई तब एजुकेशन का मतलब अभी समझ में आ रही है। हमारा प्रेरणा शिक्षक बनना नहीं था, क्योंकि अगर बोलेंगे तो आप इसको हंसेंगे, मेरा बनना था नेता। अच्छा। बट हालात, परिस्थिति बना देती है। बट जो भी मैं हूँ, इस प्रोफेशन से मैं खुश हूँ। आगे की लड़ाई और लंबी रहेगी हमारी अपने प्रोफेशन को लेकर के, और अंतिम जब मैं सफल हो जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गोल पर, तो मैं आपको स्वतः इस पर बता दूंगा। वर्तमान में मैं प्रिंसिपल के पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ, और बच्चों की अच्छाई के लिए, बच्चों के बेस्ट एजुकेशन के लिए, बच्चा का बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं इस पर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जब आप कॉलेज लाइफ में थे तो हमने भी देखा था कि आप नेता में थे, लेकिन नेतागिरी से छोड़ के इस प्लेटफॉर्म में आना कैसे हुआ? नेतागिरी में थे नहीं, क्योंकि हमारा शुरू से ही, मतलब क्या, जन्म के बाद से ही, मतलब नहीं था कि जन्मांतर बाय बर्थ, एक क्रांतिकारी रूप में रहा है। क्योंकि जो गलत के खिलाफ मैं हमेशा लड़ा हूँ। मैं आज भी इस पोस्ट में होने के बावजूद भी मैं गलत चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और एजुकेशन, जब हमें कॉलेज लाइफ में थे तो जो बच्चे के समय से, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और खास करके जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, इनकी प्रॉब्लम को अगर गिनेंगे आप तो आप खत्म नहीं कर पाएंगे। इनके प्रॉब्लम को सुनने वाले कोई नहीं है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब बात करेंगे अच्छे रोड का, एक अच्छा फैक्ट्री बनाने का, मैया सम्मान का बात करेंगे, कुछ लोग फ्री में गैस देने की बात करेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, बट मैं अपने बात को बता रहा हूँ। बट एजुकेशन, जो शिक्षा है, इस पर बात करने वाले नेता बहुत कम है इस देश में। क्योंकि एजुकेशन पर लोगों को बात करना चाहिए, चाहे वर्तमान झारखंड सरकार हो, वर्तमान के जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जब तक आप अपने शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, अपने एजुकेशन, देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, आपका देश विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप किसी भी कंट्री को ले लीजिए, आप हर कंट्री में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहा है। हम ही नहीं करें कि हमारा देश में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। आज़ादी के बाद से सुधार हुआ है, बट जिस प्रकार से सुधार होना चाहिए उसमें बहुत सारी कमी है, सुधार होना चाहिए। और खास करके बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक, मतलब एक अच्छा प्रोफेशनली एक रूल रेगुलेशंस बनना चाहिए, जिससे बच्चों को एजुकेशन लेने में वो काफ़ी आसानी हो, काफ़ी अच्छा हो। आपने शिक्षा के बारे में बताया, तो ये शिक्षा की असल परिभाषा क्या है? देखिए, शिक्षा की परिभाषा जो चल रहा है अभी का सिनेरियो में, लोग समझते हैं जॉब। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं शिक्षा का मतलब प्रवीण जी ये मानता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी समय के अनुरूप अपने आप को ढाल ले, वही शिक्षा है। अगर मैं आज कठिन परिस्थिति में हूँ, अगर आज मैं मुश्किल में हूँ, तो उस प्रॉब्लम के अनुरूप अगर हम अपना ढाल लेते हैं, अगर अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को अगर हम चेंज कर लेते हैं, कहा जाता है कि चेंज योर कैरेक्टर इनटू योर सिचुएशन। जब आप अपने कैरेक्टर को, अपने हालात को आप उस हालात पर मिला लेंगे, तो एजुकेशन का सही परिभाषा आएगा। दूसरी चीज, एजुकेशन मतलब शिक्षा मतलब संस्कार।
अगर आपके शिक्षा में, आपके बिहेवियर में संस्कार का अंश नहीं दिखता है, आप कितना भी क्वालिफाइड हो, आप कितने भी बड़े जॉब में क्यों ना हो, उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है अगर आपके एजुकेशन में, आपकी शिक्षा में संस्कार की झलक नहीं दिखती है तो। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आए जी, तो आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही? देखिए सबसे बड़ी चुनौती हमारी यही जीवन में रही कि अभी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम मतलब जब हम क्रिटिकल समय की बात करते हैं कि हम जब बच्चों को एक अच्छा बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, बट कुछ रिसोर्सेस के कमी होने के कारण, क्योंकि हम बहुत बड़े स्कूल नहीं है, हम एक मिडिल स्कूल है। मतलब मिडिल करने का मतलब है कि हमारा जो स्कूल का जो इकोनॉमिकल लेवल है, जो स्कूल का जो लेवल होता है स्टैंडर्ड के मामले में, हम एक मीडियम क्लास के स्कूल के रूप में जाने जाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को इस प्रकार के एजुकेशन दें, बट हम जब उस एजुकेशन को बच्चों को परोस नहीं पाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो समय मेरे जीवन का सबसे कठिन समय में से होता है, जब बच्चों के अनुरूप मैं शिक्षा नहीं दे पाता हूँ ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस। आपने बताया कि हम मीडियम क्षेत्र में हैं, लेकिन मैंने अभी देखा है कि तलगड़िया मोड़ से जी। तलगड़िया रोड तक जी। जितने भी स्कूल हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपके स्कूल में है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि हमारा स्कूल मीडियम है, ये कैसे? देखिए स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का सबसे पहले तो मैं थैंक्स ऑफ लॉट में कहना चाहूँगा इस स्कूल के डायरेक्टर संगीता मैम को और चेयरमैन विपिन ठाकुर सर को। उनके कॉपरेशन हर समय हमारे स्कूल टीम के साथ होती है। हमारा जो मैनेजमेंट है काफ़ी बेहतर मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट हमेशा दिन रात स्कूल के बेहतर के लिए, बच्चों के बेहतर के लिए हमेशा सोचती है। जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, हमारी टीम जो वर्क करती है, उन सारे वर्क में डिसीजन सर देते हैं, और यही टीम वर्क से ही हम एक बेहतर की ओर जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेंथ ही अच्छा है तो हम बहुत बेहतर स्कूल हैं। हाँ, हम बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम एजुकेशन हम कह सकते हैं कि गेम का फील्ड में, म्यूजिक का फील्ड में, कहने का मतलब स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहने की कुछ रिसोर्सेज की कमी हमारे पास आज भी। आप बड़े स्कूल में चल जाइए, उनको उनके बच्चों को बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। मैं मानता हूँ कि वो सुविधा अगर हम अपने बच्चों को दे पाएँ, जो सुविधा डीपीएस देती है, जो चिन्मया देती है और बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वो चीज़ अगर हम अपने बच्चों को दे, वैसे अगर रिसोर्स हमारे बच्चों को अगर मिले, तो मैं कह सकता हूँ कि चिन्मया और डीपीएस से बेहतर हमारे बच्चे करेंगे। और आज भी हमारे बच्चे जो हैं वो डीपीएस और चिन्मया को टक्कर दे रहे हैं। आप तो इस रोड में सबसे बड़े हैं, आपका असली टक्कर वाला स्कूल अभी कौन है? मैं मानता हूँ कि मेरा टक्कर किसी से नहीं, मेरा टक्कर खुद से है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जितने भी पॉडकास्ट होते हैं तो सब लोग पूछते हैं कि आपके जीवन की पहली कमाई क्या थी, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की पहली कमाई क्या थी? चलिए, हम अपने इस करियर की शुरुआत 2011 में 130 रुपया के फीस पर हम घर घर जाके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। उस 130 रुपया से चलकर सफ़र जो है आज यहाँ तक पहुँची है। अच्छा, तो आपने 2011 से पढ़ाना स्टार्ट किया? जी जी। आपकी 10th कब हुई थी? बस 11 में, मैं 10th देने के जस्ट बाद हमने इस प्रोफेशन में अपने आप को डाल लिया। तो आपको ट्यूशन पढ़ाना क्यों पड़ा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, कहा जाता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके कुछ नीड्स होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती है। आप घर में कितना पैसा मांगे, ऐसा भी नहीं कि आपके घर में बहुत पैसा वाले घर के आप हो, आपके बहुत इनकम है कि जाओ बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए 50,000 मंथली खर्चा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। फी ट्यूशन का घर से आती थी, और कॉपीज़ की, कुछ कॉपीज़ के फी वगैरह। मतलब कहा जाता है कि पढ़ने के समय भी आपको कुछ कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी भरपाई करने के लिए हमने इस ट्यूशन लाइन में अपने आप को रखा। तो हमारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, नहीं स्टार्ट किया, तो आप भी रहें कि पैसा कहीं से आना चाहिए, हर चीज अपने फैमिली पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि फैमिली से मैंने पैसा लिया, बट जो फैमिली को प्रेशर देना चाहिए, हमने उस चीज़ से फैमिली को बचाया है। कहा जाता है कि अगर फैमिली के सभी मेंबर्स किसी काम में अपने आप को डिवोट करते हैं, तो फैमिली मेंबर्स को, आपके पेरेंट्स को उसमें थोड़ा आसानी होती है, उनको थोड़ा जो बर्डन कम होती है। अगर आप इस प्रोफेशन में आके, क्योंकि इसमें दो चीज़ होती है, पैसा इनकम बाद में, बहुत सारी चीज़ बेनिफिट्स हैं, ओनली मनी नहीं है। तो उन सारी चीज़ के अलावा पैसा भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ था, और यही कारण था कि मैं इस प्रोफेशन में आया। आपको पहला क्लास लेने का अनुभव कैसा था, ट्यूशन में भी और स्कूल में भी? देखिए, पहला क्लास, कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम जब करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में,
तो दो चीज आपके साथ होती है, या तो आप उसको बहुत डर के कर रहे होंगे, या तो आप पूरी एक्साइटेड से कर रहे होंगे। डर आपको तब होती है जब वो काम आप दिल से नहीं मन से करने जाते हैं, और मजा आपको तब आता है जब मन और दिल दोनों मिलकर करते हैं। आपने अभी तक 2011 से आज 2025 हो गया जी। ऐसा कभी आया है कि हम इस प्रोफेशन को छोड़ दें? हाँ, ऐसा बहुत बार ही है। सिचुएशन ऐसा तब क्रिएट होता है कि अगर हम किसी बैच को, किसी बच्चा का रिजल्ट बहुत बेहतर करना चाहते हैं और आपके बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उस बैच का रिजल्ट आप अच्छा नहीं कर पाए, बच्चे ने भी मेहनत काफी अच्छा किया, हमारी तरफ से भी एफर्ट काफी अच्छा रहा, बट बच्चे का रिजल्ट उस परिस्थिति में जब नहीं होता है, कई दफा ऐसा हुआ है, लास्ट 2 ईयर से वो भी हमारे इस स्कूल का रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं रहा, तब मैं मानता हूं कि अगर मैं इस प्रोफेशन में रह के बच्चों का रिजल्ट बेहतर नहीं कर पा रहा हूं तो शायद हम इस प्रोफेशन के लायक नहीं हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे लिए एक ये बिजनेस हो सकता है, बट बच्चों के लिए एक लाइफ है, हम उनका लाइफ अपने बिजनेस के कारण खराब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रोफेशन में जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से काम करना चाहिए। बट हाँ, सिचुएशन आई कि मैं छोड़ दूं, फिर भी उसके बाद हमारे जो बड़े भाई हैं, फादर हैं, कुछ कलीग्स हमारे हैं, उनके बीच में जब प्रॉब्लम को जब मैं बात करता हूं तो काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती है, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, और मैं उसी को जारी रखूंगा आज के डेट में। जब आप क्लास में जाते हैं क्लास लेने जी। तो बच्चों से कुछ सीखने को मिलता है? देखिए, बच्चों से ही मैं सीख के ज़्यादा सीखा हूँ, मैं अपने से पढ़ के बहुत कम सीखा हूँ। मैं बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशनली, अगर मैं बताऊं एकेडमिक पीरियड में, मैं बहुत बिलो एवरेज बच्चा था। सच्चाई को बता दूं, लोग सच्चाई को नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम कभी फेल नहीं किए हैं, हम 20-20 घंटा पढ़ते थे, हम ऐसा कुछ भी नहीं। क्लास 12 के एग्जाम में केमिस्ट्री में हम फेल कर गए थे, ये सच्चाई है। टोटल नंबर था मेरा 306 नंबर, केमिस्ट्री में मेरा 17 नंबर आ गया। उस वक्त ग्रेस 18 देके 5 नंबर देके पास कर दिया जा रहा था। उस वक्त शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव मैडम थी। उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हुआ था इस एग्जाम में, तो ग्रेस 1 नंबर देके पास कर रहा था, जिसका 18 नंबर था वो पास हो जा रहा था, बट हमारे नंबर थे 17 केमिस्ट्री में, हम फेल कर गए थे। मेरे जीवन का वही फेल टर्निंग पॉइंट बना। ऐसा कोई नहीं होता है जो अपने शिक्षा को बताए कि हमने फेल कर गया? हाँ, मैं फेल किया हूँ, मैं इस बात को अभी भी रख रहा हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं फेल किया हूँ इसको बोलने में। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं फेल किया हूँ, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया हूँ अपने कोचिंग से, मैं स्टेट में 3rd टॉपर बच्चा दिया हूँ अपने कोचिंग से, मैं बहुत से स्कूल्स में बच्चों को टॉप कराया हूँ। बच्चों को मैं सिखाता हूँ कि आपकी परिस्थिति, आपकी हालात क्या है, ये आपका भविष्य को तय नहीं करता है, बट आपका एटीट्यूड क्या है, ये आपके भविष्य को तय करता है। इसलिए वर्तमान आपका भविष्य तय कभी नहीं कर सकता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले हम एनुअल फंक्शन जब आपका था, इससे पहला साल जी हम आए हुए थे, जो आप जिनको आदर्श मानते हैं वासुदेव सिंह चौधरी जी, उन्होंने कहा था कि चाइना ने मैकॉले का सिद्धांत को हटाया तो चाइना इतना आगे बढ़ा, क्या भारत को भी मैकॉले का सिद्धांत को हटाना चाहिए? देखिए, उन बड़े हस्तियों पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे जो हमारा सिचुएशन अभी है, उस सिचुएशन के आधार से आपको एजुकेशन देना पड़ेगा। अगर दुनिया एआई की है और आप 2G में बात करेंगे तो एजुकेशन आपका अच्छा नहीं होगा। अगर दुनिया चैट जीपीटी में चल गया है तो आपको भी उस आधार से एजुकेशन देना पड़ेगा। हम ही नहीं करते कि सब बच्चों को चैट जीपीटी सिखाइए, लेकिन आपके हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना होगा। जब तक एजुकेशन सिस्टम सुधार नहीं होगा, देश में नेता, श्रीमान लोग, महोदय लोग जितने भी चाले हैं, देश का बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप नेता बन करके, मंत्री बन करके एक क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। पूरे देश का विकास करना आपके लिए तब संभव होगा जब आप एजुकेशन का ड्यू इस भारत के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जिनके घर में एक वक्त का खाने के लिए रोटी नहीं है। उनको एक रोटी और एजुकेशन जब दोनों दिन आप साथ स्टार्ट कीजिएगा, आपका देश, हमारा देश महान और बनेगा। इंडिया तो महान है ही, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग राजनीति में थोड़ा ज्यादा चले जा रहे हैं जी। स्कूल के बारे में बात करते हैं। जी, आप इससे पहले बोकारो के बहुत बड़े नामी स्कूल में थे। जी जी, नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम हम भी नहीं लेना चाहेंगे। आप उस स्कूल को छोड़े क्यों और इस स्कूल में आना कैसे हुआ? प्रकृति का नेचर है बदलाव ने इस हालात पे ले आया, चेंजिंग हो गई।
आज यहाँ पे हैं, 10 साल बाद कहाँ रहेंगे पता नहीं। परिस्थिति ले जाती है, स्थिति ले जाती है। सभी स्कूल अच्छे हैं। हमने आज से पहले हमने लगभग 4 स्कूल में काम किया और 4 स्कूल रेपुटेड स्कूल बोकारो के हैं। सबने अच्छा एजुकेशन दिया, सब बेहतर स्कूल हैं और वर्तमान में ये स्कूल मेरा है, ये तो बेहतर है ही। आप जब इस स्कूल में आए थे, आप जो स्कूल में आए थे तो स्कूल की स्ट्रेंथ क्या थी? 65 बच्चे हमारे यहाँ पर थे और 3 या 4 टीचर्स हमारे पास थे। उसके बाद हमने एक अच्छा टीम बनाया और इस बात पर मैं अपने मैनेजमेंट डायरेक्टर महोदया श्रीमती सिंघा मैम, चेयरमैन विपिन सर को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उनकी कोऑपरेशन हमारे पास हमेशा रहती है। टीम को थैंक्स, जो टीम 65 से लेकर आज 800 के लमसम बच्चे तक सफर हम तय करके आए हैं। पूरी टीम को, सभी मेंबर्स को जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, खास करके इस स्कूल के पेरेंट्स को, पेरेंट्स का सपोर्टिव काफी ज्यादा रहा इस स्कूल को आगे बढ़ाने में। उनके सहयोग से ही स्कूल आगे बढ़ रही है, यही संभव है। मैंने अभी बात किया था डायरेक्टर सर से, उन्होंने बताया कि ये जो देन है हमारे प्रिंसिपल की देन है। जी जी। तो आप इसको कहां तक सही मानते हैं? नहीं, पूरी टीम का है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि इसका श्रेय मैं हूं, नहीं, पूरी टीम वर्क जो हमारी है, जब तक टीम वर्क आप नहीं करते किसी फील्ड में, जगह क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, अगर पूरी टीम वर्क के साथ अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो मैच नहीं जीत सकते हैं। कभी हो सकता है कि मैच धोनी जिता दे, हो सकता है कभी कभी, लेकिन हर मैच आप जीत जाएं एक धोनी के सहारे, एक कोहली के सहारे, ये पॉसिबल नहीं है। टीम वर्क अच्छा करना पड़ता है। टीम वर्क अच्छा हो तो कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन। 2011 के वर्ल्ड कप की हो रही है, आप लोग याद रखिएगा। धोनी ने अकेले मैच नहीं जिताया, पूरा टीम ने जिताया। पूरी टीम वर्क होती है। आप शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या करते हैं? सिंपल सी बात है कि टीचर्स अच्छे करते हैं उस वक्त उनको मोटिवेट किया जाता है। अगर कोई चीज़ में गलती हो जाती है, गलती हमसे भी होती है, गलती होना बहुत बड़ी गलती नहीं है, गलती बार बार होना बहुत बड़ी गलती है। टीचर्स अगर अच्छे करते हैं तो मैं इनको मोटिवेट करता हूं कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। अगर वो बेहतर नहीं कर पाते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो मैं इनको ही बोलता हूं कि आप बेहतर कर सकते हैं अगर अपने आप को थोड़ा एक्टिव कर लेंगे तो। आपने इस स्कूल की जिम्मेदारी कब संभाली थी? आई थिंक 2022 में, सॉरी 2022 में हमने इस स्कूल की जिम्मेदारी संभाली। 2022 में स्कूल का स्ट्रेंथ था 65 और आज है 765 पार, 800 के लमसम। तो समझ सकते हैं स्कूल कैसे ग्रो कर रहा है। और जितनी भी चीजें चाहिए बच्चों को वो सारी यहाँ दी जाती है, वरना पेरेंट्स यहाँ बच्चों को भेजते नहीं। स्कूल में हर एक सुविधाएं हैं। हम भी चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि और भी जितने बच्चे हैं वो भी आए। हमने सुना था कि पिछला साल आपने एडमिशन लेना बंद कर दिया था, क्यों? देखिए, हम अब सिस्टम क्या करें कि हम टेस्ट के आधार से बच्चों का एडमिशन लेंगे। टेस्ट में बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उसको हम लेंगे। ऐसा नहीं कि सब ब्रिलियंट को ही हम लेंगे। और दूसरी बात है कि हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो जगह में हमारे पास कम है, हमारे पास एरिया की कमी है और बच्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो हम उतना ही बच्चा लेंगे जितने बच्चों का सही से एजुकेशन हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2000 बच्चा का एडमिशन करा लिए हैं और सबको एजुकेशन हम समान नहीं दे पा रहे हैं। जब तक हम समान एजुकेशन सबको दे पा रहे हैं, जितनी स्ट्रेंथ को हम अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, हम उतना ही स्ट्रेंथ लेंगे। जिसको हम एजुकेशन नहीं दे पाएंगे उसको हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ भी हमको देखना पड़ेगा। मतलब इन्होंने बताया कि रूम की कमी हो जा रही है। जी, जगह का कमी है, हमारे पास जगह का कमी है। तो सोचिए इस स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है कि यहाँ के पेरेंट्स और यहाँ के बच्चे इतने अट्रैक्टिव हैं इसके और स्कूल में एडमिशन लेने आते हैं और टेस्ट पास भी कर जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ विशेष रहेगी? देखिए, अभी तो स्कूल में हम लोग एक प्रोग्राम चलाए हैं, मिशन एडमिशन। मिशन एडमिशन के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे एडमिशन अभी कर रहे हैं उनको हम फ्री में एक सेट ड्रेस दे रहे हैं। क्योंकि उसमें 2 चीज़ हो रही है। एक तो मिशन एडमिशन का एक पॉलिसी के तहत है जो मैनेजमेंट तय करती है, उस पर वर्क कर रहे हैं। दूसरा कि हमारे एक सेट कपड़ा देने से कुछ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जा रहा है। आप इसको मजाक के तौर पर लेंगे कि एक सेट कपड़ा में कितना सपोर्ट होगा। भाई मैं बता दूं कि हमारे स्कूल में जितने पेरेंट्स हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जो किसान वर्ग से आते हैं, और किसान वर्ग के लिए एक सेट कपड़ा जो है बहुत मैटर करता है। उन सभी पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग आप आएंगे, इस वीडियो के माध्यम से नहीं भी आएंगे, मतलब एडमिशन में अगर आप आएंगे तो हमारा ऑफर शायद दिसंबर लास्ट तक है। आपके एडमिशन के साथ आपको एक ड्रेस, एक सेट जो कपड़ा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। अच्छा,
और जो हमारे व्यूअर्स रहेंगे? उनका तो है ही, आप सबका सम्मान है, आइए बैठिए, आप ही का स्कूल है। स्कूल तो हम वर्क कर रहे हैं, स्कूल तो मैन पेरेंट्स के हैं। जो बच्चे का पेरेंट्स हैं, बच्चे स्कूल बच्चा का है, स्कूल हमारा नहीं है, मैनेजमेंट का स्कूल नहीं है, स्कूल बच्चे का है, स्कूल पेरेंट्स का है। आने वाले दिनों में स्कूल में कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, आने वाले स्कूल समय में हम लोग स्कूल में वो सब चीज़ बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेस हमारे पास है। हम स्पोर्ट्स में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हिंदी कम्युनिकेशन में बच्चों को अच्छा करना चाहते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में बच्चा को अच्छा करना चाहते हैं, डांस के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। और खास कर लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उसमें सिर्फ डिजिटलाइज नहीं पढ़ाएंगे, बहुत सी चीज़ को हम लोग उसमें सिखाएंगे। जैसे बच्चों को, क्लास 2 के बच्चों को हम अभी से रेडी करेंगे कि वो इंटरव्यू किस तरह से फेस करें, वो किसी क्वेश्चंस का जवाब जो किस प्रकार से दे, उनके बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, आई एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, माउथ एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, उसके जो वॉइस का लेवल है वो किस वर्ड में किस तरह का वॉइस का लेवल होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग हम लोग देंगे। और इसका हम नाम देंगे मिशन योरसेल्फ। इतने सारी सुविधाएं हैं, तो क्या स्कूल एफिलिएशन की ओर भी बढ़ रहा है? हम लोग प्रोग्रेस कह सकते हैं कि इन प्रोग्रेस में हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग इस स्कूल को एफिलेटेड सीबीएसई से करवा लेंगे बहुत जल्द, क्योंकि स्कूल का बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मुश्किल से 3 साल समथिंग हुआ है, तो हम लोग उस पर लगे हैं, करेंगे आगे। 3 साल हुआ स्कूल का, आने वाले 5 साल, अभी 2025 है, 2030 में स्कूल को आप कहाँ देखना चाहेंगे और खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्कूल के बच्चे का जो रैंक बोकारो के साथ साथ इस देश के हर फील्ड में नाम आपको टॉप 10 में जरूर मिलेगा, श्योर मिलेगा। आज भी हम किसी का, अगर हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हम बेहतर हमारे बच्चे कर रहे हैं। नाम नोट करिएगा, एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल। जी, आप नोट करके रखिए, हम लोग बेहतर। इस बार भी हम लोग पॉलिटेक्निक में बच्चा जो झारखंड में रैंक, अच्छा खासा रैंक लाया है, बच्चे हमारे यहाँ के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 5 साल बाद हर टॉप चीज में हमारा स्कूल रहेगा। अभी जो आने वाला एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 के बच्चे, उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? बच्चे, मैं आपसे सिंपल ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बीइंग अ टीचर, और हमने भी कभी क्लास 10 दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने एग्जाम की तैयारी विदाउट टेंशन से करें। कोई प्रेशर ना लें, कोई टेंशन ना लें। आपको दुनिया प्रेशर देगी कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कोई नहीं टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन फ्री होकर पढ़ने से रिजल्ट आपका बेहतर होगा। और मैं एक बात बता दूं कि आपका 10th का रिजल्ट ही आपके भविष्य को तय नहीं करता है। 10th याद रिजल्ट रखिएगा जी, क्योंकि आप यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर हैं, इन्होंने बताया कि वो 12th में फेल कर गए थे और आज यहाँ प्रिंसिपल हैं, तो ये मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा। आप लोग धैर्य नहीं खोइएगा, मार्क्स आए ना आए, आप अपना 100% दीजिए। मैं ये लिखा था कि आप फेल करिए, भगवान फेल नहीं करिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्क्स भी लाइए बढ़िया। अगर मार्क्स आपका बढ़िया नहीं आया हो तो टेंशन ना लें, क्योंकि आपका 10th और 12th का रिजल्ट सब कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। आप राजनीति से टीचर में आए, अब आप बताएं कि आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? समय आने पर हम बता देंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या राजनीति में जाना चाहेंगे फिर से? भविष्य तय करता है, भविष्य तय करता है। भविष्य बताएगा ये कहाँ जाएंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।